बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने 11 बायो में फर्स्ट चैप्टर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। वन बाय वन हम हर ऑर्गेनल को पढ़ेंगे, जिसमें एसएलओ की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। कल हमने सेल वॉल स्टार्ट की थी और उसका स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके फंक्शन से कंटिन्यू करेंगे और आगे फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है ये अपने रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब जब ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो इसी रिजिडिटी की वजह से हम देखते हैं कि ये प्लांट सेल को शेप और प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। शेप इसलिए दे रही है कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो उसकी बाउंड्री बना रही है। ठीक है। जबकि एनिमल सेल में मैंने बताया था कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, इसलिए उनमें जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में शेप प्रॉपर होती है और ये प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। प्रोटेक्शन कैसे दे रही है? प्रोटेक्शन का एक तरीका है कि ये बाहर से बैक्टीरिया और फंजाई जो पैथोजेंस हैं, जो प्लांट सेल को डैमेज कर सकते हैं, ये उन्हें एंटर नहीं होने देती। तो इस तरह से प्रोटेक्शन भी आ गई। साथ ही साथ मैंने बताया था कि आपके पास सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है। इसका फायदा यह होता है कि प्लांट्स की बॉडी अपराइट रहती है, यानी आप देखते हो जिस तरह उसका स्टेम है और ऊपर उसके लीव्स हैं, वो एक प्रॉपर शेप के अंदर अरेंज हुए होते हैं। अगर आपके पास टर्गर प्रेशर मेंटेन ना रहे तो जो प्लांट की बॉडी है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो मुरझा जाए, विल्ट कर जाए और उनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से प्रॉपर ना रहे, अपराइट ना रहे। और इसी के साथ ये टर्गर प्रेशर रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। आइमा, क्या होता है टर्गर प्रेशर? कल मैंने आपसे कहा था कि मैं पूछूंगा। सर, टर्गर प्रेशर होता है जब प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी रिजिडिटी और स्टर्डनेस को मेंटेन रखते हैं। कैसे? ये तो आपने फंक्शन बताया। मतलब अपनी रिजिडिटी और स्टर्डनेस मेंटेन रखने के लिए टर्गर प्रेशर की जरूरत होती है। गुड। व्हाट इज टर्गर प्रेशर? अगेन, सर्च नहीं किया? एआई का जमाना है, एक कमांड दो चैट जीपीटी को, वो सारा बता देता है। यही तो आप लोगों के अंदर इंड्यूस करवाना है कि इफेक्टिव कैसे बना सकते हो अपने स्टडी को। हाँ जी, मैं बताऊं? टर्गर प्रेशर होती है वो हाँ जी, बोलो। फोर्स होती है सेल विद इन द सेल जो गुड। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करता है वॉल के अगेंस्ट। ओके, गुड। और कुछ? और काफी है को, इतना ही सर समझ आई है। जी सर। चलो मैं बताता हूं। ये देखो, आपके पास प्लांट सेल है। ठीक है। बाहर सेल वॉल है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, और हमने कहा कि इसके सेंटर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है विच इज वैक्यूल। ओके है? इसको जूम करें। ठीक है। अब होगा क्या? सेल के बाहर से जो वाटर है ये प्लांट सेल में एंटर होगा, और वैक्यूल के अंदर यह खासियत है कि वो बाहर से आने वाले पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, यानी कि सेल में जो पानी आ रहा है वो फाइनली वैक्यूल में चला गया है। अब जब वो पानी वैक्यूल में गया है तो वैक्यूल स्वेल कर गया। मैं आपको डॉटेड शेप से समझा देता हूं कि लेट्स से अब वैक्यूल आपके पास इतने बड़े साइज का हो गया। जब वैक्यूल एक्सपैंड करता है, फैलता है, तो ये क्या करता है? बाहर साइटोप्लाज्म पे प्रेशर डालता है। इसका कलर चेंज करें। आपके पास जो वैक्यूल है
ये एक्सपैंड कर गया। जब वैक्यूल एक्सपैंड किया है तो ये अपनी सराउंडिंग में मौजूद साइटोप्लाज्म पे प्रेशर डालेगा। अब जब साइटोप्लाज्म पे प्रेशर आएगा ना, तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालेगा, और जब सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन पुश होगी अगेंस्ट सेल वॉल, और फाइनली सेल वॉल पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि वो सेल प्रॉपर शेप में आ जाएगा। ये जो प्रेशर है जो वैक्यूल ने एक्सपैंड करने की वजह से एक्सर्ट किया, वैक्यूल ने साइटोप्लाज्म पे, साइटोप्लाज्म ने फिर सेल मेम्ब्रेन को सेल के अगेंस्ट, सेल वॉल के अगेंस्ट पुश किया, इस सारे प्रेशर को हम कह रहे हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये जो टर्गर प्रेशर है ये सेल की शेप मेंटेन कर रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ? इस प्रेशर की वजह से सेल्स की शेप मेंटेन होती है, और जब सेल्स की शेप मेंटेन होती है तो पूरे प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है। इसी तरह हम देखते हैं, कल हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल वॉल है ये पोरस है। ठीक है, इसमें जो सेलुलोज फाइबर्स थे वो इस तरह से मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं कि वो उसे सॉलिडिफाई तो करते हैं लेकिन साथ ही उसमें पोर्स रह जाते हैं, और उनका फायदा ये होता है कि इन पोर्स में से बहुत सारे मटेरियल मूव कर जाते हैं, जैसे कि वाटर है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और पानी के अंदर डिसॉल्व बहुत सारे मिनरल्स आयंस हैं जो कि सेल वॉल में से पास कर जाते हैं। इससे हम ये अखज करते हैं कि जो सेल वॉल है ना ये फ्रीली परमिएबल है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है। सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीजों को पास करने देती है और कुछ को नहीं करने देती, जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग है, इसलिए हर चीज जो है इससे इजीली फ्रीली मूव कर जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वॉल्स जो हैं इसमें हम देखते हैं छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिसको परफोरेशन कह रहे हैं, यानी कि सुराख होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स को हम प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। आयमा इस पे कुछ सर्च किया था, प्लाज्मोडेस्माटा क्या थे? नहीं किया? चलो अब फोकस कर लो। किया है? चलो बताओ। आयमा एक काम करो, माइक को थोड़ा सा स्पेस दो, आपके बिल्कुल पास आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस देके बोलो। आप पहले जब कम्युनिकेट कर रहे थे आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर थी। और एंड पे क्या कहा है? चलो चलो मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए भी। अगर आप इस नीचे वाली पोर्शन को हाईलाइट करो, ये ऊपर वाली ही डायग्राम है जिसको हमने नीचे जूम किया हुआ है, तो आप लोग जरा गौर से देखो कि आपके पास नीचे जो प्लांट सेल्स है ना, ये जहां पे व्हाइट एरोज है जिनको अब मैं रेड करने जा रहा हूं, यहां पे दो सेल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है सॉरी, और इनमें सेपरेशन नहीं है। ठीक है, होना यह चाहिए था कि आपके पास लेट्स से अगर मैं यहां पे ये सेल ड्रॉ करने जा रहा हूं, होता यूं कि यहां पे पार्टीशन होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास प्लांट्स में जो दो सेल्स हैं इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल जो है ना, इनमें बीच में कुछ जगहों पे चैनल्स रह जाते हैं जिसकी मदद से एक सेल से चीजें दूसरे सेल में डायरेक्टली मूव कर सकती हैं। साइटोप्लाज्म की मदद से उन्हें सेल वॉल को क्रॉस नहीं करना पड़ता। ये जो दो प्लांट सेल के दरमियान चैनल्स रह गया जहां पे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस चैनल को बच्चों हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये नीचे डायग्राम में देखो, जो व्हाइट एरो है वो यही चीज शो कर रहा है कि प्लांट्स के जो करीब करीब पड़े सेल्स हैं इनकी सेल वॉल्स में खाली जगह रह जाती हैं, जिसकी वजह से दो सेल्स जो हैं ये आपस में डायरेक्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं।
इनके मटेरियल को पहले सेल वॉल को क्रॉस करके फिर दूसरे सेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रैपिडली, इफेक्टिवली, डायरेक्टली एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट होता है थ्रू दीज चैनल्स, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ोगे तो वहां प्लाज्मोडेस्माटा की अहमियत बहुत हाईलाइट होगी कि जब प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे होते हैं तो वहां प्लाज्मोडेस्माटा जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या करते हैं ये चैनल्स? बहुत सारे आइंस और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डायरेक्ट मूवमेंट करवाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। और इस दौरान ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को बाईपास करते हैं, यानी इन्हें एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के दौरान पहले सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल से गुजरना नहीं पड़ता। आई होप आपको यह पॉइंट क्लियर होगा। चलो, हमने सेल वॉल के बारे में स्टार्ट में ही यह जिक्र किया कि यह प्लांट सेल की फीचर है, एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर हमने कहा वो सेल मेम्ब्रेन है। यहां पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। चाहे प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल सेल्स जो हैं ये बाहर कुछ मटेरियल रिलीज करते हैं। इनमें सेल वॉल तो नहीं है, सेल वॉल वाले फंक्शंस भी नहीं है, लेकिन प्लांट सेल्स की निस्बत एनिमल सेल्स जो हैं ये अपने सेल से बहुत सारी चीजें बाहर सिक्रीट करते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो सेल बाहर रिलीज कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इनके सेल के बाहर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैजेला, फ्लैजेला समझती हो? ये आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में नहीं होते, एनिमल सेल में होते हैं। तो बेशक इनमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह हम देखते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, चाहे सेल वॉल नहीं होती। और ये स्ट्रक्चर आपके पास स्पेशली फ्लैजेला जो है ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फिर ये एनिमल सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि सेल वॉल की जगह इनमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। पहले दिन ही जब हम लोगों ने एनिमल और प्लांट सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आइमा आपको याद होगा कि आपने या एक और स्टूडेंट थी कंप्यूटर की, उन्होंने आंसर दिया था कि सर एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। तो आपको याद होगा मैंने आपको वहां भी करेक्ट करवाया था कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों तरह के सेल्स में है, प्लांट में भी और एनिमल सेल्स के अंदर भी। तो ये कॉमन चीज है। आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो पढ़ने जा रहे हो ये इंफॉर्मेशन प्लांट सेल पे भी अप्लाई होगी और एनिमल सेल की मेम्ब्रेन पे भी अप्लाई होगी। सेल वॉल की निस्बत ना जो सेल मेम्ब्रेन है ये बारीक है, सेल वॉल रिजिड होती है, थिक होती है। सेल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली थिन स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और ये क्या कर रही है? सेल को सराउंड कर रही है। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में भी मैंने ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करवाया था, सेल का जो वजूद है ना वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से है। सेल मेम्ब्रेन है तो आप कह रहे हो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो स्ट्रक्चर है ये सेल है और इससे बाहर जो चीज है वो सेल का हिस्सा नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री का काम कर रही है। ये जब तक एग्जिस्ट करेगी सेल एग्जिस्ट करेगा। आप सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दोगे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी, आपके घर में एक से ज्यादा रूम है, दो रूम्स को जो चीज डिफाइन कर रही है वो उनके दरमियान में बाउंड्री है। अगर आप एक रूम की बाउंड्री रिमूव कर दोगे तो वह वो रूम नहीं रहा, वो जो एक आपके ज़हन में कंसेप्ट था रूम का वो उस बाउंड्री की वजह से था। बिल्कुल यही चीज आप सेल के साथ करते हो। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर है जो सेल को बाउंड करती है, ठीक है। और आगे हमें बताया जा रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये कॉमन फीचर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में भी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है। आइमा डिफरेंस याद है दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल?
क्या होते हैं? आइमा को आवाज आ रही है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस? आवाज का इश्यू था? क्या कहा है बच्चे? मैंने पूछा है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, कुछ याद है? गुड। इसके अलावा कोई डिफरेंस बता सकती हो? एक और डिफरेंस। जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस होता है, इसमें सेल जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको पढ़ने नहीं देता है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें ये तो पहले वाला ही डिफरेंस है ना जिसको आप इलेबोरेट कर रही हो। डिफरेंस जो न्यूक्लियस वाला है ये तो वही है ना कि एक के पास न्यूक्लियस है, दूसरे के पास न्यूक्लियस नहीं है। और चलो मैं बता देता हूं असल में पता है न्यूक्लियस क्यों नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। तो आपको पता है न्यूक्लियस के लिए भी तो मेम्ब्रेन चाहिए ना। तो जब आपने कह दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ जी बोलो। यूकैरियोटिक में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कौन कौन सी? कौन सी? हाँ जी बच्चों दोनों में ही एक होती है। यूकैरियोटिक सेल में भी एक मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक में भी, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो। प्रोकैरियोटिक सेल में हम कहते हैं कि जब आप सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में देखते हो ना तो आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता जिसके राउंड मेम्ब्रेन हो। जैसे न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस के राउंड उसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो अगर आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी वजह यह है कि उसके राउंड उसकी मेम्ब्रेन ही नहीं है। इसलिए आप कहते हो उनका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। जबकि आप यूकैरियोटिक सेल को जब आप देखते हो तो आपको सेल के अंदर और भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। आपके जो जितने ऑर्गेनल्स हैं मेजर, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्जी ऑपरेटस है, ये सब कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके राउंड मेम्ब्रेन होती है। तो आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके राउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब चूंकि मेम्ब्रेन ही नहीं है इसलिए आप देखते हो इसमें न्यूक्लियस के अलावा और भी दूसरे ऑर्गेनल्स नहीं होते। कौन से ऑर्गेनल्स? जिनमें मेम्ब्रेन चाहिए होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेल के अंदर नहीं होता। आई होप आपको ये डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा और इसको याद रखना है। ये बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। बाज़ औक़ात हम एडवांस स्टडी करते करते अपनी बेसिक से दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स का कॉमन फीचर है, यानी कि ये दोनों में होगी। आगे जाके फर्क आएगा जब हम सेल के अंदर देखेंगे। कितनी थिन है? 5 to 10 नैनोमीटर तक। अब ये आपके पास एक स्टैट है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। लेकिन इतना बारीक होने के बाद भी कहते हैं इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये सेल की इंटेग्रिटी, सेल के वजूद को बरकरार रख सकती है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया ये मेम्ब्रेन है तो ही सेल का वजूद है। अब जरा साथ डायग्राम को फोकस करो और मैं चाहता हूं कि आगे जब डिटेल हम इन्हें पढ़ें आप खुद देखो डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या स्ट्रक्चर हाईलाइट हो रहे हैं जिन्हें हमने आगे पढ़ना है। ठीक है, सादिया आइमा दोनों ने देखना है। सादिया का अगर सिग्नल का इश्यू आता है ना तो बच्चे आप टाइप करके रिस्पॉन्ड किया करो, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर किया करो। लेक्चर के दौरान जो आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सादिया जरूर रिस्पॉन्ड करो। चलो यहां देखो, कोई मसला नहीं।
ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन में ब्लू पार्ट नजर आ रहा है ना, ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये मिलके दो लेयर्स बना रहे हैं, देख रहे हो, एक लेयर नीचे है और एक लेयर ऊपर है। तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन क्या बनती है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर, यानी कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर दो लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का आइडिया है कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है। साथ ही साथ आपको प्रोटीन नजर आती हैं। अब सादिया आइमा, मैं चाहता हूं जरा गौर करो, ये जो आपको दो प्रोटीन नजर आ रही हैं, क्या ये दोनों एक तरह की हैं? अगर आप गौर करो तो आपको आइडिया होगा, एक प्रोटीन ऐसी है जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स में पाई जा रही है, और दूसरी प्रोटीन ऐसी है जो सेल मेम्ब्रेन की एक ही साइड पे मौजूद है। तो देखो हमने उनको डिस्टिंग्विश भी किया है। वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स में है उसे आप कह रहे हो ये इंटेग्रल प्रोटीन है, और वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन की एक ही साइड पे है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। राइट? ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स है ना, इन्हें हम चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्यों? आगे हम देखेंगे, क्योंकि ये चीजों की मूवमेंट करवा रही होती हैं, इसलिए हम कहते हैं ये चैनल प्रोवाइड कर रही है चीजों को सेल में मूव करने के लिए। इसके अलावा और भी हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है, ये हमारे लिए अभी इतना कंसर्न नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये असल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, ये देखो ये येलो पोर्शन प्रोटीन है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो आप उसे ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हो, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट लिपिड के साथ अटैच हो जाए तो आप उसे ग्लाइकोलिपिड कह रहे हो। तो ये वो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के जिन्हें हम आगे डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे एसएलओ की डिमांड थी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो हम इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस भी पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट में मैं आपको ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन बताता हूं, फिर जब एक एक कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसके फंक्शन हम अलग से पढ़ेंगे। ओवरऑल अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखें तो साइड पे एनिमेशन भी देखते रहो, वो जो जिफ लगाई हुई है। हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का है वो ये कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल के कंटेंट को इकट्ठा करके रखती है। इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन सेल में जो चीजें हैं उन्हें इकट्ठा किए हुए है और उन्हें सेल के बाहर वाली चीजों से अलग कर रही है। ये बाउंड्री का काम कर रही है। एक साइड पे सेल का मवाद पड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे वो मवाद है जो सेल के बाहर है, जो सेल का हिस्सा नहीं है। दूसरा, हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्शन भी देती है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या कर रही है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक बैरियर का काम कर रही है, सेपरेशन कर रही है। किस चीज में? सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो सेल के अंदर पड़े हुए हैं उनमें, और वो जो सेल के बाहर है जिसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अलग करती है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से। इसी के अलावा हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल को सपोर्ट भी देती है, शेप भी दे रही है, चाहे वो सेल वॉल की तरह या प्लांट सेल की तरह रिजिड नहीं है, उस तरह से प्रॉपर शेप नहीं दे रही, लेकिन वो जो भी चीज है, जितनी भी शेप आ रही है वो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन की वजह से आ रही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। काम के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ये कुछ चीजों को तो गुजरने देगी और कुछ चीजों को गुजरने नहीं देगी। तो ये क्या कर रही है? ये रेगुलेट कर रही है कि कौन सी चीज एंटर हो सकती है और कौन सी चीज सेल से एग्जिट हो सकती है। ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सेल मेम्ब्रेन पास करने देती है ताकि वो बाहर से सेल के अंदर एंटर हो, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे सेल मेम्ब्रेन सेल से बाहर रिमूव करवाती है। ये जरा जिफ को अगर आप देखें, इसको दोबारा चलाएं, इसमें वो सिलेक्टिव परमेबिलिटी का कंसेप्ट दिया गया है। देखो जब ये रेड और ग्रीन पार्ट
लिपिड बायलेयर को टच कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे ये डायरेक्ट सेल में पास नहीं हो पाते, सेल मेम्ब्रेन रेजिस्ट कर रही है। क्यों कर रही है हम देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप देखते हो कि इनके लिए सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल तरह की प्रोटीन्स हैं, ये इन मॉलिक्यूल्स को पैसेज देती है कि ठीक है, अगर आप सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट नहीं पास कर पा रहे तो आप मेरे थ्रू, मेरे दिए हुए रास्ते के थ्रू सेल के अंदर पास आउट कर जाओ। तो इस तरह से सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमिएबल का काम करती है और सेल के अंदर एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। सिर्फ वही चीजें गुजरने देती है जो सेल को चाहिए, और दूसरी चीज उतना ही गुजरने देना है जितना सेल को जरूरत है, ना जरूरत से कम ना जरूरत से ज्यादा। नेक्स्ट आपके पास सेल की आइडेंटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट होगा कि सेल मेम्ब्रेन सेल आइडेंटिटी भी करवाती है, ठीक है ना। हर चीज की एक पहचान है, सेल की पहचान उसकी मेम्ब्रेन से होती है। सेल मेम्ब्रेन पे आप देखते हो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट भी करते हैं, जिसकी मदद से सेल्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिफिकेशन भी कर रही है, ठीक है, सेल को उसकी सराउंडिंग से अलग कर रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है सेल मेम्ब्रेन उसमें भी रोल प्ले करती है। ये जो मूवमेंट है ये डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी हो सकती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है। आयमा सादिया, ये कल की आपकी असाइनमेंट है। मैंने आप लोगों से पूछना है कि मुझे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क करके बताओ, और फिर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्क करके बताओ। ये वो प्रोसेसेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल आप लेक्चर में आओ मंडे को, तो आप ये इनमें वाज़ेह डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड करके, और आपने मुझे समझाना है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या फर्क है, डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है, ठीक है। और लास्ट पे हम इसको एंड करते हैं, कम्युनिकेशन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का बाहर के एनवायरनमेंट से कम्युनिकेशन करवाती है। कैसे? सेल के बाहर से कुछ मैसेजेस आते हैं, और वो मैसेजेस या तो हार्मोन्स की शक्ल में होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स की शक्ल में होते हैं। ये क्या है हम देखेंगे आगे कि हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स किस तरह से सेल पे असरअंदाज होते हैं, ये हमने आगे पढ़ना है। लेकिन ये जो मैसेजेस हैं ये सेल को रिसीव करवाती है सेल मेम्ब्रेन। हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सेल सिग्नलिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आज जाके जरा अपने इसी चैप्टर में कुछ सफे आगे करो और सेल सिग्नलिंग को पढ़ के आओ, जिससे आपको अच्छे से आइडिया होगा कि सेल मेम्ब्रेन कम्युनिकेशन कैसे करवाती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर से आने वाले सिग्नल्स को सेल में कम्युनिकेट करवाती है ताकि सेल उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके। ये जरा साथ में आपको मैंने जिफ दी है जिसमें ट्रांसपोर्ट दिखाया जा रहा है, और ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रही है हम देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में एक इंटेग्रल प्रोटीन है, ऐसी प्रोटीन जो दोनों लेयर के अंदर है लिपिड्स की। इस इंटेग्रल प्रोटीन से आप देख रहे हो कि किसी मॉलिक्यूल को सेल के अक्रॉस मूव करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ना है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो काम क्या कर रहा है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।